हाँ जी, क्या हाल चाल। आपसे कुछ बात करनी थी, आपसे रूबरू होना था, तो सोचा कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ बातें डिस्कस की जाए। तो सामान्यतः होता क्या है कि जब बच्चा अपनी स्कूलिंग लाइफ में होता है, यानी स्कूलिंग लाइफ के अपनी क्लासेस के रूप में कुछ पड़ाव पार करके जब वो अपने अंतिम दिनों में प्रवेश करता है, यानी 10th 11th 12th तक पढ़ता है, तब उसको कुछ स्कूली लाइफ में कुछ सब्जेक्ट्स के तौर पर निर्णय लेने होते हैं। जैसे आपने सामान्य तौर पर देखा होगा कि 10th के बाद बच्चा साइंस स्ट्रीम चूज कर लेता है, या आर्ट्स चूज कर लेता है, कॉमर्स चूज कर लेता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपने एग्रीकल्चर चूज किया होगा। तो अब 12th के बाद में फिर बच्चे के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, और उसमें बच्चे को कुछ निर्णय और लेने पड़ते हैं कि वो 12th के बाद क्या करें। तो जिन बच्चों ने 12th एग्रीकल्चर से की है वो अब दो लाइनों में बंट जाते हैं। एक तो जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम को कंटिन्यू नहीं करेंगे, यानी कि बीए बीएससी जैसे चीज़ों में प्रवेश करेंगे, और कुछ बीएससी एग्रीकल्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे बीए और बीएससी, नॉर्मल बीएससी बायोलॉजी केमिस्ट्री या जो भी अदर स्ट्रीम्स हैं उनसे करना चाहते हैं, उनसे मैं ये कहूँगा उनको कि थोड़ी सी मानसिकता उनकी इस लेवल पर विकसित नहीं हो पाती कि वो 2 साल एग्रीकल्चर को अपना दे चुके हैं, अब वो 3 साल किसी और फील्ड को देंगे, यानी वो कंप्लीटली एबल नहीं होंगे। मेरे अकॉर्डिंग सरकार को भी ये ध्यान थोड़ा इस पर देना चाहिए। बच्चा अगर ये निर्णय इस उम्र में नहीं ले पा रहा है तो सामान्यतः बच्चे अच्छी मानसिकता विकसित कर लेते हैं और बीएससी एग्रीकल्चर की ओर चले जाते हैं, जिसमें अच्छा खासा कैरियर जो सिक्योरिटी है वो आपको देखने को मिलती है आजकल इन दिनों में। दूसरी चीज ये थी कि जो बच्चा 12th एग्रीकल्चर के बाद बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो कैसे कर सकता है। तो 2 रास्ते आ जाते हैं फिर। एक तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेजेस की ओर चला जाता है, और एक प्राइवेट में आपको पैसा बोलता है। बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है, साफ साफ मैं अगर काउंट करके बोलूं तो 6 से 8 लाख रुपए में आप 4 साल में बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री एक प्रकार से ले लेते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि नॉलेज इतना नहीं होता और अदर थिंग्स। लेकिन जब आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तब वहां पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है इंडिया के लेवल पर CUET, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। और जो राजस्थान की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एग्जाम करवाती है उसका नाम है जेट, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। तो आज हम जेट पर डिटेल से बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे कि जेट है क्या, एज क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या इसके एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, या इसमें क्या सिलेबस इंक्लूड रहता है, बच्चों को क्या पढ़ना है, और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम क्यों बन जाता है। इन सब पर आज 1 बाय 1 करके बात करेंगे। तो देखिए शुरू करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जेट है क्या, तो जेट आप सारे फुल फॉर्म जानते हो इसकी, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। राजस्थान में 5 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं। 5 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं? एक कोटा है, एक उदयपुर में है, उसके अलावा जोधपुर में है, जयपुर में जोबनेर है, और एक बीकानेर में है। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं। ये 5 यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं। अब की बार जेट का जो एग्जाम जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है वो जोधपुर यूनिवर्सिटी है। और जो बच्चे इस जेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पिछली बार जब भी जोधपुर यूनिवर्सिटी ने ये एग्जाम कंडक्ट करवाया था तो उस एग्जाम को आप एक बार, जो उनका क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार जरूर देखें। उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी किस टाइप का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कौन सा पोर्शन डिफिकल्ट रखती है, कौन सा पोर्शन आसान रखती है, एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहता है, इजी रहता है या हायर रहता है। ये आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये नहीं कि वही आएगा, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है।
अच्छा, जेट करने के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं इसकी मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा कि बीएससी एग्रीकल्चर हो गया सर, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में क्या, तो इन्हीं में बाद में बात करूं। पहले देखो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 2 डेट अपने को याद रखनी है। एक तो 14 अप्रैल लास्ट डेट है ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, तो मैं चाहूंगा कि आप 10 अप्रैल से पहले पहले सबमिट कर दें। दूसरी डेट है आपके पास 2 जून, ये आपकी एग्जाम डेट है। और आज से लेकर के अगर आप तकरीबन 2 जून तक का समय देखें तो तकरीबन आपके पास 60 दिन का समय है इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर साल लगभग 45 से 50 दिन होते हैं, अब की बार आपको 60 दिन मिले, तो आपको तो 10 दिन ज़्यादा मिले हैं और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। दूसरा है एज क्राइटेरिया। आज से पहले एग्जाम्स में ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि बच्चे की एज मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, ये कम से कम कितनी होनी चाहिए, 16 साल होनी चाहिए। ये निर्णय क्यों लिया गया? एक तो इस चीज को लेकर के कि जो बच्चा 16 साल में 12वीं पास की है, उसने 15 साल की उम्र में 11वीं पास कर ली थी और 14 साल की उम्र में 10वीं पास कर ली थी, यानी कि वो ठीक ठाक अब मैच्योर हो रहा है। लेकिन कोई बच्चा सपोज करो 12 साल की उम्र में 10वीं पास करता है, 13 साल की उम्र में 11वीं पास करता है, या 14 या 15 साल की उम्र में 12वीं पास कर लेता है, उस बच्चे का माइंड अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फाइट कर सके, और उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता। घर वाले कंपटीशन के नाम पर उस पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, और कहीं बहुत सारे केसेस में, कहीं क्या बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है 11th से ही उसको कंपटीशन एग्जाम के नाम पर दबाना शुरू कर दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है ये निर्णय बिल्कुल सही लिया गया। दूसरी चीज है, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों की एज छोटी करवा रखी थी उनको नुकसान हुआ है कि एटलीस्ट 4 साल का बच्चा अगर फर्स्ट या एलकेजी यूकेजी में जाता है तो 16 साल की उम्र में वो करेगा, 12th पास कर लेगा। लेकिन हुआ क्या कि एग्जाम्स आपके ठीक ठाक, आपने 14 की एज में 12th कर ली है, इसका मतलब आपका बेटा तो 2 या 3 साल की उम्र में स्कूल में जाने लग गया है। वो थोड़ी सी एक मानसिकता पेरेंट्स की डेवलप करने के लिए कि आगे ऐसा ना हो। और एक कारण इसमें और रखा गया है कि 11th के बच्चे पहले एग्जाम देते थे, तो वो एग्जाम अब ना दे पाए। ये सॉल्यूशन ऐसे भी किया जा सकता था कि 10th की डीएमसी को, जो डॉक्यूमेंट मार्कशीट है, उसको आप स्कैन कर लेते, तो आप 10 जो बच्चे 11th क्लास के हैं वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सिंपल सी चीज है, ये एक अलग आप कारण में रख सकते हैं, लेकिन वो 2 कारण इस वजह से 16 साल की एज फिक्स की गई है। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? एक तो 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th का रोल नंबर, एडमिट कार्ड चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है रिजल्ट नहीं आया होगा, या जो बच्चे पास आउट करके अगले साल तैयारी कर रहे हैं उनका डीएमसी चाहिए होगी, मार्कशीट चाहिए होगी, आपकी फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जन आधार चाहिए। आप अगर किसी कैटेगरी विशेष से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एमबीसी, बीसीए, बीसीबी, एससी, एसटी, तो उनका जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और ये अपडेटेड होना चाहिए। आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, जन आधार अपडेटेड होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने ऐसा नहीं करवाया है तो वो करवा ले। और एक मूल निवास, जिसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं राजस्थान का, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको जरूरी चाहिए होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो देखो, इस एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं। क्या क्या आता है? फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड मैथमेटिक्स। इस एग्जाम को मैथ वाले जो बच्चे देंगे ना, वो फाइट करेंगे पीसीएम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। बायो वाले जो बच्चे होंगे वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से फाइट करेंगे। यानी कि अच्छा, एग्रीकल्चर वाला जो बच्चा है वो ए एग्रीकल्चर, बी बायोलॉजी और सी केमिस्ट्री से फाइट करेगा। यानी आपके क्वेश्चन पेपर में 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे।
लेकिन आपने 12th में जो 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो एग्रीकल्चर वाले हैं, तो एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या ऑप्शन है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी कि एक सब्जेक्ट है वो 40 क्वेश्चन लेकर के आता है, तो टोटल 120 हो जाते हैं। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री 120 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 120 गुना 4 480 नंबर होगी। 480 नंबर। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर सेफ कट ऑफ क्या रहती है या कितना तक करें, तो मेरा मानना है 300 प्लस स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सी इंस्टीट्यूट्स या यूं बोलें कि बहुत सी दुकानें जो आजकल चल रही है और बच्चों को इतना गुमराह किया जा रहा है, चाहे मैं खुद कहीं पर हिस्सा रहा होऊंगा इन चीजों में, लेकिन हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिलते ही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपने एडमिशन करवा दिया और खूब धूमधाम से मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, पार्टियां चल रही। क्या मतलब है? गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ है उस बच्चे का, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट कॉलेज में अंतर होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में क्या अंतर है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बेटा आपको रिसर्च प्रोवाइड करवाती है, आप कुछ नया सीखते हैं, प्रोफेसर्स एक्टिव होते हैं, वो खुद रिसर्च करते हैं और आपको रिसर्च में इंक्लूड करते हैं, इसलिए आपकी नॉलेज बहुत वास्ट हो जाती है यहाँ से। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या है, आपको स्टडी करवाई जाती है, रिसर्च नहीं होती है। और मेरा मानना है किताबें रटने का फायदा नहीं है, कुछ नया सीखो। किताबें तो रटते बहुत से लोग मार लेंगे, दुनिया में कुछ नया करना है ना। इस दुनिया को, इन जो किसान लोगों को खाना खिला रहे हैं उनको कुछ नया देना है कि नहीं देना है, उनकी जिम्मेदारी अब आप पर होगी। जैसे ही आप बीएससी एग्रीकल्चर में एंटर करते हैं तो यार मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में ये एक तो सरकारों ने ये गंद फैला रखा है कि 5-5, 7-7 एक यूनिवर्सिटी के अंडर में कॉलेज होंगे। क्यों, हलवा है क्या? तो सीधी सिंपल सी चीज ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना है, उसी को सिलेक्शन मानना है। अब मैं अगर कहीं पर पढ़ा रहा हूं, किसी 2 बच्चों का यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है और 10 बच्चों का कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, मैं कहूंगा कि 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कहूंगा मैं। तो बच्चे को ये नहीं मानना है, बच्चे को उसी को काउंट करना है जो यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है, कॉलेज का नहीं। हाँ मैं मानता हूं डिग्री दोनों में सेम मिलेगी। अगर कोई कोटा यूनिवर्सिटी का कॉलेज आपको मिल रहा है और कोटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, दोनों की डिग्री पर सेम चीजें लिखी होगी, लेकिन नॉलेज पर सेम चीजें, आपके भेजे में सेम चीजें नहीं होगी। तो इन चीजों से बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीजों का। एक प्राइवेट कॉलेजेस का क्या फंडा है भाई साहब, पढ़ाते ही नहीं है, नील। आप इनको 40,000 रुपए पर सेमेस्टर, 80,000 रुपए फीस 1 साल की देते रहो। आप एग्जाम के टाइम पर एग्जाम देने आ जाओ। आप जब एग्जाम देने आते हो, प्रैक्टिकल करने आते हो, आप चीटिंग करके वहां पर पास हो जाते हो। हाँ ठीक है, हर जगह चलता है चीटिंग, बहुत इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं है। चीटिंग भी वही कर सकता है जो इसमें अच्छा होगा। कई बच्चों से चीटिंग भी नहीं होती, दूसरे लाग जाए यहाँ बैठे क्लास में, ठीक है, वो उसकी स्पेशलिटी है, पास हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी चीटिंग होती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस किसी भी प्रकार की नॉलेज में इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आप जितनी नॉलेज किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए बच्चे से मिल लेना, और एक अच्छा बच्चा जो 12th में नॉलेज लेकर के पास हुआ है उससे मिल लेना, दोनों बराबर है। क्या फायदा हुआ भाई, बहुत 6 से 8 लाख रुपए लगाएगा आपका, नहीं करना है ऐसा। ऐसे इंस्टीट्यूट के नाम में, बहकावे में नहीं आना है। ज्यादा मैं इन चीजों में नहीं पढ़ूंगा, वापस आते हैं और बात करते हैं। तो 480 क्वेश्चन 300 नंबर के आसपास अगर आप स्कोर कर लेते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट 75 क्वेश्चन आप स्कोर करते हैं। 75 क्वेश्चन को स्कोर कैसे करोगे, मैं एक मोटा मोटा अंदाजा मान करके चलता हूं। किसी बच्चे का एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है तो वो लगभग 35 नंबर
35 क्वेश्चन इसमें स्कोर कर सकता है। एग्रीकल्चर आसान भी होती है और बच्चा 11th 12th में पढ़ भी चुका है, तो एग्रीकल्चर बच्चे को वैसे ही आसान लगती है। दूसरा है बायोलॉजी। बायोलॉजी और एग्रीकल्चरल बायोलॉजी दोनों आते हैं इसमें। ये तो आपने 12th में पढ़ रखी है, ये आपने नहीं पढ़ रखी है, ये वो आती है जो साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो ये आपने लाइफ में कभी पढ़ी नहीं, तो इन 2 महीनों में आपको प्रिपेयर करना है। इसके भी 40 क्वेश्चन है दोनों को मिला करके, तो मेरा ये मानना है थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 20 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करने हैं आपको। केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के 3 पोर्शन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, प्लस सॉइल साइंस जो आप 12th में पढ़ते हो, इन दोनों को या इन चारों को मिलाकर 40 नंबर का आता है। और 40 नंबर का ये जो पोर्शन है इसमें भी आपने सिर्फ सॉइल साइंस पढ़ी है, ये वाली नहीं पढ़ी है, तो मेहनत करने की जरूरत यहां भी है। तो यहां पर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको? 20 क्वेश्चन और सॉल्व करने। आपके इस टाइप से 75 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। वो आपका अलग एक इश्यू है कि कौन से सब्जेक्ट में आप अगर बायोलॉजी में ज्यादा अच्छे हैं तो 25 कर लीजिए, केमिस्ट्री में अगर आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो उसमें 25 कर लीजिए, बायोलॉजी में 15 कर दीजिए, यानी दोनों सब्जेक्ट में मिला करके आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं थोड़ी सी चीजें और डीप में लेकर के जाऊं, तो एक थोड़ा अब की बात पैटर्न और चेंज हुआ है, उस पैटर्न में क्या क्या बदलाव आए हैं वो देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होंगे। अब की बार हमेशा कितने होते थे? डी। 5वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, पेपर में मिलेगा अनउत्तरित प्रश्न, और इस क्वेश्चन का मैं आंसर मान लेता हूं कि जो सही आंसर है वो है बी। तो अब अगर आप राइट आंसर करते हो ना, पर्सन राइट करते हो, तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। अगर आपने रॉन्ग कर दिया है तो कितना होगा? -1, यानी कि ए, सी या डी में से कोई ऑप्शन चूज कर दिया। आपने अगर कोई ऑप्शन गोला नहीं भरा है, कोई टिक नहीं किया है, तो आपको मिलेगा -1। और अगर आप चाहते हो कि आपको 0 नंबर मिले इस क्वेश्चन में, तो आपको ई आंसर करना होगा, यानी कि अगर सही करना है तो 4, गलत हो गया तो -1, किया नहीं तो भी -1, और अगर आपको आता नहीं है क्वेश्चन तब आपके पास क्या ऑप्शन है? 5वां ई, उसमें गोला भरना है। इसके थ्रू सरकार कुछ या यूनिवर्सिटीज या जो एग्जाम करवाने वाली संस्थाएं हैं, सारी संस्थाओं ने राजस्थान में ये लागू कर दिया है। वो ये कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि उनके यहाँ से पेपर चोरी हो रहा है, जो आंसर सीट है वो चोरी हो रही है। कुछ बच्चे आंसर सीट को खाली छोड़ कर आते हैं और बाद में उन्हीं के कुछ ऑफिसर सही आंसर्स उनमें फिल कर देते हैं। खाली छोड़कर आए और उनके कुछ ऑफिसर्स ने उनमें पैसे वगैरह लेकर के उनमें भर दिया, ऐसा कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं वो। तो ये एक उनकी कमी सामने आ रही है कि वो खुद अपना ये मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो ये चीज है, लेकिन कुछ भी हो अपने को इन लफड़ों में नहीं पड़ना है, अपने को ध्यान रखना है। अगर अपने को आता है तो ठीक है, 4 नंबर मिल जाएंगे, नहीं आता है तो ई वाला ऑप्शन भर देना है, खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर थोड़े से सिलेबस की मैं बात करूं, एग्रीकल्चर सिलेबस की, तो एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है। 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ते रहो। एग्रीकल्चर का सिलेबस आएगा एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इसमें से आएंगे 15, इसमें से 15, इसमें से 10। ये क्वेश्चन के नंबर रहेंगे। उसके बाद में बायो में बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी में आएंगे 25 और जूलॉजी से आएंगे 15। बाकी ये सिलेबस डिटेल में क्लास में आपको दे दिया जाएगा या डिस्कस कर लिया जाएगा। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और सॉइल साइंस, 10-10 नंबर हर एक में से आएंगे। तो ये 40 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ये 40 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अब यहाँ पर बात आती है कि एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या रहता है।
तो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो ये देख लो, 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, 15 हॉर्टिकल्चर के और 10 एनिमल हस्बेंड्री के। बहुत ही इजी पेपर आता है इसका। कभी कभार एनसीईआरटी से 1 या 2 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं वो आ जाते हैं, वरना 12th की एग्रीकल्चर अगर आपने पास ढंग से पढ़ी है, 11th की एग्रीकल्चर ढंग से पढ़ी है, तो मैं ये मानता हूं कि 1 क्वेश्चन कहीं बाहर से आ जाए तो आ जाए, वरना आपको 39 क्वेश्चन पहले से आते होंगे। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये बात हुई अपने एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में हमने जो बात की है वो एक तो कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर बात की, थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस किया जो कि हमें आगे डिस्कस करना था, आई थिंक नंबर ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस, और उसके बाद में हमने डिस्कस किया एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कैसे नया रूल लागू हुआ है, और उसके बाद में हमने देखा कि पेपर में कितने क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेने चाहिए। एग्रीकल्चर में जेट का एग्जाम पैटर्न ये है। इसके बाद में अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, ये हम पीछे ही डिस्कस कर लिया था साथ में एग्जाम पैटर्न के। आगे आता है ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। देखो 2 एग्जाम है, एक CUET है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट इंडिया लेवल पर, NTA ऑर्गेनाइज करवाता है इसको, और एक राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एंटर करने के लिए एग्जाम है, उसका नाम है जेट। तो जब बच्चा सबसे पहली बार स्कूल में जाता है, रोता हुआ अपने माँ बाप की उंगली पकड़ करके जाता है, मैं कौन जाऊं, मैं कौन जाऊं, घनछोर सासरा काले। अब उस समय माँ बाप के दिमाग में ये होता है कि मेरे घर की जिम्मेदारी इस बच्चे पर है। ये जो मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे आते हैं ना, ये सिर्फ उनके पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता होता है, शिक्षा। इसलिए हर बच्चा शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हालांकि हमने शिक्षा का मतलब गवर्नमेंट जॉब निकाल लिया है सामाजिक तौर पर, समाज ये मानता है कि जो पढ़ा लिखा है उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ऐसा है नहीं। शिक्षा का मतलब कुछ और है और बहुत गहरा है, लेकिन ये बातें आपको अभी समझ में नहीं आएगी। आपको या आपके पेरेंट्स को जो सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो कैरियर सिक्योरिटी चाहिए होती है। कैरियर सिक्योरिटी का हमने तो मतलब निकाला है, वो मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब। कैरियर सिक्योरिटी हम चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, और जो गवर्नमेंट जॉब है हम उस रास्ते पर जाना चाहते हैं जिसमें कंपटीशन सबसे कम होता है। आप एक छोटा सा एग्जाम है पशु परिचर का, 10th बेस एग्जाम है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि 20 लाख से कम फार्म भरे गए हों, और सीट आई थिंक 4 से 5 हजार के बीच में होगी। एक मेडिकल लाइन में एंटर करने के लिए एग्जाम होता है नीट, उसमें 26 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 5 से 6 हजार बच्चे पास होते हैं। IIT JEE का यही हाल है, यानी साइंस स्ट्रीम में ये हाल चल रहा है। एग्रीकल्चर में हो क्या रहा है कि लगभग 30 से 40 हजार बच्चे पेपर देते हैं और लगभग 3 से 4 हजार सेलेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जेट की बात कर रहा हूँ, और इसका मतलब यहाँ पर कंपटीशन कहीं ना कहीं कम है, तो बच्चे इसमें घुसे जा रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं है एग्रीकल्चर क्यों पढ़नी होती है, लेकिन बच्चे सोच रहे हैं इसमें कंपटीशन कम है, इमा नौकरी तावड़ी मिले, नौकरी तो भाई सब पढ़े मिलेगी, नौकरी मिले छोकरी मिलेगी, तो पढ़ो पढ़ो, मेहनत करो ये खातर। अब जो बच्चा जो धीरे धीरे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और 10th क्लास में आता है, कुछ निर्णय लेता है, जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी। अब वो 12th क्लास में आ गया है, एग्रीकल्चर स्ट्रीम है, उसने जेट का एग्जाम दिया है, वो BSc एग्रीकल्चर कर रहा है वो बच्चा। अब उसके पास क्या क्या जॉब के ऑप्शंस हैं,
तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बिजनेस भी कर सकता है, लेकिन बिजनेस में बच्चों का इतना इंटरेस्ट नहीं होता, या बिजनेस के बारे में बच्चों का ये मानसिकता ये हो जाती है कि बिजनेस करने खातर तो रुपया चाहिए, और बिजनेस करने खातर रुपया चाहिए। और दूसरी बात, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बच्चा बिजनेस स्टार्ट भी कर ले, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा है, या पेस्टिसाइड की किसी ने शॉप ओपन कर ली, तो आसपास आ रखे का दुकान कर रखी है बंदो, तो बिजनेस में ही खातर भी इंटरेस्ट को नहीं होता। दूसरा ऑप्शन आता है गवर्नमेंट जॉब। तीसरा ऑप्शन आता है खुद खेती के बारे में, जिसने पढ़ा है वो खुद खेती करे और खेती में नए इनोवेशंस करे। आजकल मैं YouTube पर जब देखता हूं कि किसान जो पहले बहुत गरीब दबा हुआ माना जाता था, आजकल उसके टर्नओवर करोड़ों में है। भाई साहब, कई 2-4 साल बाद में देखोगा किसान गिरे इड्डी रेड मारे करेगी। देखिए अब केजरीवाल ने पकड़ रखे वहां बाग संस्था। दूसरी आती है प्राइवेट जॉब। तो इन दो जॉब के सेक्टर में, अच्छा इसके बाद में बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, इसके बाद में एमएससी पीएचडी भी कर सकता है, लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊंगा। एक बार मैं इतना ही कहूंगा कि जेट का एग्जाम आपने दिया है, बीएससी कर रखी है, तब क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो 2-3 ऑप्शंस आपके पास खुल के सामने आते हैं। एक तो बैंकिंग सेक्टर में, और मेरा ये मानना है लड़कियों के लिए खास तौर पर, बाकी तो आजकल लड़कियां जात उड़ावे भाई साहब, हमारी छोरियां के छोरों से कम है। और टीचिंग लाइन, बैंकिंग और टीचिंग लाइन अच्छी सेफ लाइन है लड़कियों के लिए। 9-5 जॉब है। तो टीचिंग में, बैंकिंग में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एक तो नाबार्ड, एक आरआरबी और एक आईबीपीएस। ये 3 संस्थाएं हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आईबीपीएस एसओ का है, जिसको नॉर्मली एएफओ का एग्जाम बोल दिया जाता है, और हर साल दिसंबर में लास्ट संडे को आंधी आवे, मे आवे, तूफान आवे, चाहे कोरोना आवे, दिसंबर गए लास्ट संडे ने एग्जाम डेट फिक्स है, होगा कोई होगा। इनका परी होता है, होगा ही होगा, कोई कैंसिल वर्क करने वाली वो किंतु परंतु ही नहीं। गपलेबाजी भी इस एग्जाम में सबसे कम देखने को मिलती है। दूसरा, इसको आईबीपीएस एसओ बोलते हैं, ये भी आरआरबी एसओ होता है। नाबार्ड के 2 अलग अलग एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के 2 अलग अलग एग्जाम है। तीनों ही बैंकिंग सेक्टर की जॉब है और ऑफिसर रैंक की जॉब है, अच्छी इज्जतदारी नौकरी है। टीचिंग में अगर मैं बात करूं तो टीचिंग में जो जॉब आती है ना, वो एक तो फर्स्ट ग्रेड जॉब है, यानी 11th-12th वालों को पढ़ाना है, खास तौर पर राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब जब नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, उस नई शिक्षा नीति में क्या है कि 5वीं से 8वीं आज तक की शिक्षा नीति जो चली आ रही है, उसमें 6ठी, 7वीं, 8वीं में आपने देखा होगा, आप एक सब्जेक्ट चूज करते हैं। एक तो भाषा चूज करते हैं, उर्दू या संस्कृत, पंजाबी, इस प्रकार से एक सब्जेक्ट चूज करते हैं। म्यूजिक ले लिया, या फिजिकल का जो सब्जेक्ट होता है वो ले लिया। तो उन सब्जेक्ट्स में अब एक एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड कर दिया गया। कहां से? 5वीं से 8वीं। अगर बच्चा चूज कर सकता है, तो यहां पर एग्रीकल्चर टीचर की भी जरूरत पड़ेगी। दूसरा, जब आप सब्जेक्ट चूज कर रहे थे अब तक की शिक्षा नीति में, वो 10th के बाद 11th में एंटर करने पर कर रहे थे। अब तक का जो सिस्टम था वो 10 एक साथ +2, 10+2 ये सिस्टम था। अभी जो सिस्टम है वो 8वीं क्लास तक अलग चलेगा, 8वीं के बाद 9वीं से 12वीं तक अलग चलेगा। यानी इन 4 वर्षों में आपको सब्जेक्ट चूज करना है। 9th में ही सब्जेक्ट चूज कर लेना है। इसका मतलब 9th में ही एग्रीकल्चर टीचर की जरूरत पड़ जाएगी। 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, यानी एग्रीकल्चर टीचर की वैकेंसीज इंक्रीज करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। लेकिन मुझे यहां पर यह लगता है कि गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब बहुत कम कर देगी। गवर्नमेंट ने अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनको प्राइवेट करने का निर्णय लिया है। वो कितना सही है, कितना गलत है, वो आगे जाकर के भविष्य निर्धारित करेगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है चीजों का।
तो अगर गवर्नमेंट रेलवे गवर्नमेंट नहीं है तो उसमें गवर्नमेंट जॉब कहां से होगी? अगर बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट नहीं है तो उसमें गवर्नमेंट जॉब कहां से होगी? अगर स्कूल्स गवर्नमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब कहां से होगी? तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जॉब की संख्या आगे आने वाले 2029 तक आई थिंक मोदी जी कर देंगे। तो गवर्नमेंट जॉब अगर होगी भी तो बहुत कम होगी, ये मानना है। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और सेक्टर में बात करूं, टीचिंग की बात की हमने और बैंकिंग की बात की, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स की मैं बात करूं तो इफ्को और क्रिबको ऑर्गेनाइजेशन है। आपने यूरिया के कट्टे पर, यूरिया का जो बैग आता है उस पर आपने इन कंपनियों के नाम देखे होंगे। और इसमें क्या होता है, इफ्को और क्रिबको ये जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करती है या फर्टिलाइजर की मार्केटिंग करती है, जो भी बिजनेस में है, उनमें गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है अपना। इसके बाद में अगर मैं फूड की बात करूं, FCI 1965 में बनाई गई एक संस्था है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ये सभी जो जॉब है वो आपको कहां पर मिलती है? BSc एग्रीकल्चर करने वाले को मिलती है। BSc एग्रीकल्चर करने वाले को ही ये जॉब मिलती है। इसके अलावा जैसे पटवारी वगैरह है या RAS का एग्जाम है, ये सारे एग्जाम एग्रीकल्चर किया हुआ बच्चा दे सकता है, ध्यान रखना। ये सिर्फ और वो एग्जाम है जो सिर्फ BSc एग्रीकल्चर किया हुआ बच्चा देगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अच्छा एक फर्टिलाइजर एक्ट आया था, फर्टिलाइजर एक्ट, उसकी देखभाल करना भी एग्रीकल्चर वाले का ही काम है। ये आई थिंक 1955 में आया था। इसके बाद में सीड एक्ट आया था, वो आया था 1966 में। इसकी देखभाल की फर्टिलाइजर की गुणवत्ता सही हो, बीजों की गुणवत्ता सही हो, तो इसके लिए एक कानून बनाए गए थे। सीड एक्ट तो ये सूरतगढ़ वालों ने पारित किया था, पारित क्या किया था, सूरतगढ़ ने एक रूपरेखा तैयार करके दी थी कि सीड एक्ट कैसा होना चाहिए। तो ये सीड एक्ट कैसे लागू होगा? जो सर्टिफाइड सीड्स हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, जो सीड्स की मैन्युफैक्चर करते हैं, सीड्स को बेचते हैं, उनमें भी जॉब आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें सोयल में, तो सोयल साइंटिस्ट के रूप में आप जा सकते हो। सोयल साइंटिस्ट के रूप में आपको जाने के लिए सोयल में बहुत ज्यादा डीप स्टडी करनी पड़ती है, MSc PhD वगैरह करनी पड़ती है। कुछ सोयल हेल्थ कार्ड मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2015 में सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम लेकर के आए कि हमारे देश की मिट्टी की उर्वरता मुझे चेक करनी है, कितना फर्टाइल है, अनफर्टाइल है, और किसानों को ये बताना है कि कितनी भूमि उनको, किस भूमि पर क्या उगाना है, कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, ऑर्गेनिक का क्या। हालांकि ये ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन जो सोयल हेल्थ कार्ड है आज भी सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और इसमें जो काम करेगा वो भी BSc एग्रीकल्चर किया हुआ स्टूडेंट होगा। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ना हेफर्ड है या नेफर्ड है, ये जो एजेंसियां हैं ये भी एग्रीकल्चर वालों को जॉब प्रोवाइड करवाती है। और स्टोरेज एजेंसियां हैं कुछ। FCI जो सामान किसानों से MSP पे खरीदती है, हेफर्ड में उनको स्टोर किया जाता है। तो यहां पर भी BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए जॉब अवेलेबल है। एग्रीकल्चरल से रिलेटेड और जॉब, एग्रीकल्चरल टेक्नीशियन की जॉब है, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब है, एग्रीकल्चरल टेक्नीशियन फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, ये सारी जॉब है आपके लिए अवेलेबल होती है। AO की जॉब है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर की जॉब है। तो ये सारी जॉब्स BSc एग्रीकल्चर किए हुए बच्चे के लिए अवेलेबल होती हैं। मैंने उन्हीं जॉब्स का जिक्र भी नहीं किया जो MSc एग्रीकल्चर किए हुए बच्चे के लिए होती है। जो सिर्फ और सिर्फ BSc एग्रीकल्चर है उनको जो जॉब मिलेगी उन्हीं का जिक्र है, इसीलिए मैंने बीच में सॉइल साइंटिस्ट को काट दिया कि उसके लिए बच्चे को बाद में MSc और PhD करनी पड़ेगी। इसके बाद में कुछ इनकी ब्रांचेज हैं, उनके अकॉर्डिंग चीजें होती है, जैसे एग्रोनॉमिस्ट जो स्टडी करेगा, एग्रोनॉमिस्ट
हॉर्टिकल्चर जो स्टडी करेगा हॉर्टिकल्चरिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट। एग्रीकल्चर में अलग अलग ब्रांचेज हैं, उनमें अलग अलग ऑफिसर्स की जरूरत होती है, वो उनके अकॉर्डिंग पोस्ट निकालते रहते हैं। ये लगभग बीएससी पर नहीं एमएससी पर होती है। तो आप ये चीजें देख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस में और लाना चाहूँ, गवर्नमेंट को, अगर आपने गवर्नमेंट के निर्णयों को एग्रीकल्चर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देखा है तो दो निर्णय पर मेरी नजर जाती है। पहला, 2020 में किसानों का आंदोलन होता है। ये किसान आंदोलन किस लिए कर रहे थे कि 3 कृषि कानून भारत के सरकार के द्वारा पारित किए गए थे और उनका विरोध पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो किसान थे, कुछ राजस्थान के किसान भी इंक्लूड हुए, उन्होंने किया। और इसमें ये सही था या गलत था, ये एक अलग विवादास्पद मुद्दा है। किसी दिन मैं आपसे डिटेल में रूबरू होकर के समय मिलते ही बात करूंगा। तो इसमें किसान आंदोलन जो हुआ उससे मेरे को एक चीज समझ में आई, 3 एग्रीकल्चरल फार्म लॉ, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट कुछ तो करना चाहती है, यानी गवर्नमेंट कुछ बदलाव लाना चाहती है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। दूसरी चीज, यानी कि कुछ बड़ा बदलाव करने की कोशिश है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लंबे टाइम से कुछ बदलाव हुआ नहीं है। दूसरी चीज आती है 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने भारत रत्न दिए हैं 5 लोगों को। आई थिंक 2020 के बाद में किसी को भारत रत्न दिया नहीं गया। तो कौन कौन है वो? एक तो कर्पूरी ठाकुर है, बिहार के सीएम रहे थे किसी टाइम में और बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता माने जाते हैं, समाजवादी। एक लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में काफी काम किया, काफी एक्टिव रहे और बीजेपी को एक मतलब जो नींव देने का काम है वो इन्होंने ही किया था। उप प्रधानमंत्री रहे थे शायद या वित्त मंत्री थे, ऐसा कुछ था वाजपेयी जी की सरकार में। तो इनको भारत रत्न दिया गया है। एक एनपीवी नरसिम्हा रेड्डी, नरसिम्हा राव, इनको, ये भी इंडिया के पीएम रहे हैं, इनको दिया गया है। इन 3 के अलावा दो नाम सरकार ने सुझाए हैं। वो 2 नाम मेरे लिए मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग थे। सरप्राइजिंग इन द सेंस कि एग्रीकल्चर सेक्टर से एक साथ 2 नाम सरकार लेकर के आई है। एक आपके जो जुबान पर इनाम रहता है एमएस स्वामीनाथन और एक चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह लगभग 6 माह तक पीएम रहे थे। सरकार इतनी स्टेबल नहीं थी तो सरकार गिर गई थी। चौधरी चरण सिंह, अच्छा सबसे बड़ी बात कि बहुत डाउन टू अर्थ, आजकल नेता दिखाओ करे नहीं, कब मैं तो डाउन टू अर्थ था, ये थे डाउन टू अर्थ। 6 महीने पीएम रहे। जब पीएम की कुर्सी चली गई, जब एमपी नहीं थे तो अपने खेतों में आकर के खुद खेती करते थे। अंग फोटो थे, सर्च करके देखियो, ऊंट हड़ बांधता की फोटो है, मतलब आपके खेत में आप खेती करने लग रहे आदमी। और जब कुछ बड़े पदों पर भी रहे थे तो मतलब जी कर गई कोई किसान को घर देखो बटे ही रुक जानो। एक तो चौधरी चरण सिंह और एक चौधरी देवीलाल, दोनों में एक ये क्लास सेम थी कि कोई किसान को घर देखो बटे रोक ले अंग घरे जाके राबड़ी पी गया हूं। तो आ चीज ही बंग छा पियांगा लासी पियांगा 2 कई घूंट मारिया वहां का, ये डाउन टू अर्थ था। और इन्होंने तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किया था ना, उनकी वजह से मेरी नजर में एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ लोगों का योगदान मतलब सैल्यूट है भाई साहब। और उनमें से एक चौधरी चरण सिंह है। इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कुछ किया उसके लिए मतलब इनकी इज्जत बहुत ज्यादा है। किसी दिन मैं इनका एक लेक्चर लेकर के आऊंगा, आपको समय मिलते ही बताऊंगा कि क्या क्या योगदान है।
कौन भूल सकता है MS स्वामीनाथन को, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। और उसके बाद जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो MSP की मांग कर रहे हैं, किस आधार पर? स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर। अब स्वामीनाथन रिपोर्ट की है 2004 में NCF एक संस्था बनी थी, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, और उसके अध्यक्ष थे स्वामीनाथन जी, और वो 2006 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, और उसमें कहा गया था कि किसानों को किस प्रकार से MSP काउंट करके दिया जाएगा, वो एक अलग विषय है, उस पर किसी दिन फिर बात करेंगे। तो MS स्वामीनाथन जी का एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि तीन जो थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कर्पूरी ठाकुर जी और नरसिम्हा राव जी, ये तीनों पॉलिटिकल थे, यानी कि पॉलिटिक्स में कुछ जागरूकता लाने के लिए, पॉलिटिकल लोगों को आगे लाने के लिए सरकार ने ये भारत रत्न दी है। देखो, स्कूल में जब कोई भी मेडल दिया जाता है ना, तो बच्चे को खुश करने के लिए नहीं दिया जाता, ये इसलिए दिया जाता है कि बाकी बच्चे जो नीचे बैठे हुए हैं, उस बच्चे को देख करके जिसको मेडल मिल रहा है, थोड़ा सा वो मोटिवेट हो और आगे आने वाले समय में वो भी स्टेज पर आकर के मेडल ले। इसी प्रकार भारत सरकार भी, या कोई भी गवर्नमेंट हो, BJP है चाहे कांग्रेस है, कोई फर्क नहीं है इसमें, उन मुद्दों पर या उन चीजों पर मेडल ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे वो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, या भारत रत्न ही क्यों ना, जिस सेक्टर में उनको सबसे ज्यादा विकास करना होता है। यानी एक तो पॉलिटिकल सेक्टर में भाजपा विकास चाहती है, दूसरा विकास किस में चाहती है? एग्रीकल्चर में। दोनों ही एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, यानी एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रही है। एग्रीकल्चर में कैसा बदलाव होगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन सरकार एटलीस्ट कोशिश कर रही है, इसकी मैं दाद देता हूं सरकार को। तो ये हो गया। इसके बाद में हम कुछ बात कर रहे थे कि प्राइवेट जॉब्स की ऑप्शन होती है। प्राइवेट जॉब्स में क्या ऑप्शन है? तो जो गवर्नमेंट जॉब्स की मैंने बात की थी, वही अगर प्राइवेट सेक्टर में आ जाए, बैंकिंग की जॉब है, प्राइवेट में एसओ लगेगा ही लगेगा, लोन पास कौन करेगा प्राइवेट बैंक का। टीचिंग की जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। पेस्टिसाइड कंपनीज है, जॉब अवेलेबल है। तो मैं कुछ कंपनीज हैं पेस्टिसाइड, अच्छा हजारों कंपनियां हैं भाई साहब पेस्टिसाइड की। इनके मैन्युफैक्चरिंग में BSc एग्रीकल्चर का स्टूडेंट चाहिए, मार्केटिंग तक BSc एग्रीकल्चर का स्टूडेंट चाहिए। फर्टिलाइजर्स, जो क्रिप्को और इफ्को थी वो सेमी गवर्नमेंट कंपनियां थी, लाइक चंबल फर्टिलाइजर्स, ये प्राइवेट है, कोटा में जिसका जो मेन मुख्यालय बोल देंगे आप, कोटा में मैन्युफैक्चर होता है ये चंबल फर्टिलाइजर्स, यूरिया बनाती है। तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट को देखने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए या इसकी मार्केटिंग करने के लिए BSc एग्रीकल्चर का स्टूडेंट चाहिए। इसके अलावा सीड की जो कंपनियां हैं उनमें जॉब है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री का जो पोर्शन है उसमें जॉब है, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन में, आज अमूल विश्व की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक कंपनी बनी हुई है, यहीं से है ना, आनंद गुजरात, स्थापना वर्गीस कुरियन, याद है। एनिमल हस्बेंड्री यहां से बहुत सारा ऊन के क्षेत्र में मिलता है आपको। आजकल तो आपने देखा होगा कि गौमूत्र से फिनाइल बनाया जाए, ये जयपुर, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो जयपुर की कोई गौशाला है वो ये काम कर रही है। तो इस सेक्टर में भी कहीं ना कहीं काम मिल रहा है लोगों को, BSc एग्रीकल्चर किए हुए बच्चों को। एनिमल हस्बेंड्री के बाद में अगर हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो हॉर्टिकल्चर के अंदर ये सबसे ज्यादा जो रोजगार दे रही है आज के दिन, यही दे रही है। इसके अलावा कुछ अलग टेक्निक्स हैं जहां पर बच्चों को जॉब मिल रही है, जैसे पॉली हाउसेस में जॉब है, हाइड्रोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स, ये सिस्टम बच्चे डेवलप कर रहे हैं। ये नई कुछ टेक्निक्स हैं। एरोपोनिक्स है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो बच्चे डेवलप कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, उनका सेक्टर जो कैरियर है वो सिक्योर हो रहा है। तो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। कंपटीशन यहाँ पर आपको कम दिखाई दे रहा है, इसमें एक गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ छोड़ भी गया हूँ, शायद कुछ याद नहीं रहा तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है,
12th पर ही आ जाता है। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है, ये भी 12th पर ही आ जाता है। और एक शुगर केन सुपरवाइजर का एग्जाम है जो यूपी में कंडक्ट करवाया जाता है। अब इस चीज से मैं स्टूडेंट्स को यहां से ये कहना चाहता हूं कि 2 महीने आप खूब मेहनत कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि आपकी किस्मत भी शर्मा जाए कि इस बच्चे का सिलेक्शन तो होना चाहिए। किस्मत को शर्म आनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन ना हुआ तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि जब गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या बढ़ती है ना, तब आप खुश मत हुआ कीजिए, तब थोड़ी सी अपनी निराशा जताया कीजिए। भेड़ ज्यादा होती है, कदर नहीं होती। गधा कोई काम का जानवर नहीं है, नाम ही गधा है, बोझ ढोने के काम आता है। फिर भी भेड़ों में सबसे इंपॉर्टेंट गधा है, सबसे ज्यादा सामान लदे रखता है। रेवड़ देखे वो कभी। तो आपको वो भेड़ें बना करके ना छोड़े, इसलिए संख्या कम रखो। अपनी संख्या ज्यादा हो गई, कॉलेजेस की संख्या ज्यादा हो गई तो वही हाल होगा जो इंजीनियर्स का हुआ था। आज के दिन मोबाइल ठीक करान कोई दुकान पर चल जाइयो, वो भाई 8,000 रुपया में 10,000 रुपया में नौकरी करने लग रही है। थारे भी फोन ने देखा वो 4-5 मिनट चिमटी मारा को बिगमा, वो बीटेक मिलेगा आपको। तो ये हाल है बीटेक का। और रोष जताया कीजिए अपना कि सरकार कॉलेज खोल रही है, हमारे एरिया में भी एक कॉलेज खुल गया, हमारे एरिया में भी कॉलेज खुल गया, राज्य हुआ, दिमाग खराब हो सारा। अब अगर 50 कॉलेज हो गया तो 5,000-7,000 बच्चों में एडमिशन होने लग जाएगा, थारी वैल्यू बचेगी कोई? तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं, हाँ यूनिवर्सिटीज की संख्या आप बढ़ा दीजिए, कॉलेजेस की संख्या मत बढ़ाना। आज भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई बच्चे की इतनी वैल्यू है, लेकिन वहीं पर बीकानेर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी या राजस्थान की कोई यूनिवर्सिटी कोई वैल्यू नहीं। बुरा मत मानना भाई, सब सच्चाई है। पंजाब यूनिवर्सिटी से जो बच्चा पास आउट होता है उसकी वैल्यू है, IARI से बच्चा पास आउट होता है उनकी वैल्यू है, क्योंकि उनके कॉलेज अंडर में 1-1, 2-2 कॉलेज है, या है ही नहीं। यार ए आपरला 10-10 कॉलेज जी करके डिग्री दे दी, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा कॉलेज ओपन ना हो। हालांकि ये चीजें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप यहां पर खुश होंगे या निराश होंगे, इस बात का निर्णय आपको लेना है। तो ठीक है, मैं यहीं पर इतना सा कहूंगा कि आप लगातार अपनी मेहनत जारी रखें। आपका सिलेक्शन है, हो ना हो दूसरी बात है, आपको इसलिए पढ़ना है कि आपकी नॉलेज गेन होगी। आप अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं जो बच्चे काफी करीब होते हैं, जो बच्चे राय को मानते हैं, उन बच्चों से मैं कहता हूं 1 साल और ड्रॉप कर ले। और फिर भी अगलो सवाल हुआ कि सर अगले साल ही ना हो तो फिर कोई प्राइवेट कॉलेज हो या कठू BSc एग्रीकल्चर की डिग्री तो लेके नहीं पड़ेगी। लेकिन आगे BSc एग्रीकल्चर में जब तुम 2 साल 3 साल पढ़ेगो नहीं, जद बैठे इतना माथा पच्ची करने की जरूरत कौन रहे। तो कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सके बैठे, मैं 3 साल आऊंगा, पढ़ने की जरूरत क्यों कौन रहे? क्योंकि तुम 1 साल के अंदर इतनी चीजें पढ़ चुकी है जो आगे आने वाले 3 साल तेरे काम आएगी। तो ये चीजें जरूरी है कि आप इस बार मेहनत लगा करके कीजिए, कोशिश कीजिए इसी बार हो। अगर इस बार नहीं होता है तो अगली बार जरूर हो। सो थैंक यू सो मच।